हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद देखो उसके अंदर के सब टॉपिक से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब। उसके बाद कैलोरीमेट्री पढ़ना है और कैलोरीमेट्री के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और लास्ट में हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या रहता है। हीट कैपेसिटी से तो आपको समझ में आ गया कि कोई बॉडी अपने अंदर कितनी हीट स्टोर कर सकती है। ठीक है, बट हीट कैपेसिटी सिर्फ कितनी हीट स्टोर कर सकती है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि जब वो हीट स्टोर करे डेल्टा क्यू, तब उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है। सपोज़ मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सपोज़ मैंने 1 लीटर वाटर लिया, फिर मैंने 2 लीटर वाटर लिया, फिर मैंने 2 लीटर ऑयल लिया। ठीक है, अब तीनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस अप कराना है। सपोज़ वाटर का टेम्परेचर इनिशियली था 20, वहाँ से 21 करना है, यहाँ से 20 का 21 करना है, और यहाँ पे 20 का 21 करना है। मतलब तीनों का इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर मुझे करना है 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हीट रिक्वायर्ड अलग है, यहाँ पे भी हीट की रिक्वायरमेंट अलग है, और यहाँ पे भी हीट की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आप बॉडी को दे सको, और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर तीनों बॉडी में सेम है, तो आप बोलोगे कि वो बॉडी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हीट कैपेसिटी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी बाय यूनिट। अगर आपको यूनिट चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, वो बनेगी वो बॉडी की हीट कैपेसिटी। ओके, हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हीट आपको देनी ही है। कोई एक बॉडी है, सपोज यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा क्यू जितनी हीट सप्लाई करती है, तो ये डेल्टा क्यू बन गई उसके लिए हीट कैपेसिटी। अगर वो बॉडी उतनी हीट एब्जॉर्ब करती है तो भी वो बनेगी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम, अच्छे से समझो। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन a given quantity of heat is absorbed or rejected by it is characterized by the quantity called heat capacity of substance. ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय अ बॉडी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, बट देखो यहाँ पे हमने मास डिफाइन नहीं किया हुआ है। देखो मास की हेल्प से हीट कैपेसिटी डिफाइन नहीं की है, जबकि हमने यहाँ पे देखा था कि 1 लीटर और 2 लीटर वाटर है, तो दोनों में आपको हीट कैपेसिटी डिफरेंट नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने बनाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस इक्वल टू कैपिटल एस डिवाइड बाई मास, मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे 1/m, और ये बनेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर आपको हीट सप्लाइड निकालनी है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आपको मिलेगा ms डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच डिटरमाइंस द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट। It is defined as the amount of heat per unit mass. The amount of heat per unit mass absorbed or given off by a substance to change its temperature by 1 unit. Okay, definition याद रखना specific heat capacity की. It is defined as the heat per unit mass absorbed or rejected, okay, by the substance to change its temperature by 1 unit. क्लियर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिंपल है, C इक्वल टू कैपिटल S, मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल को हम बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/μ और कैपिटल S इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो डेल्टा Q इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू सी डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपको हीट सप्लाइड या तो हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा T। ठीक है। अब जो ये स्पेसिफिक हीट है उसमें अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग स्पेसिफिक हीट आप सिलेक्ट करोगे, जैसे CP है एंड CV है। CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये समझने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना पड़ेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो CP एंड CV वो हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ रहे हैं। बट हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो भी गैस है उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उसको आप CP से डिनोट करोगे, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV से। अभी देखते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होगा। कैलोरीमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट। अब मेजरमेंट ऑफ हीट कैसे हम ले सकते हैं। सपोज कोई एक बॉडी है, ओके, जिसको एकदम गर्म किया हुआ है हमने और उसके पास टेम्परेचर है सपोज T1, और कोई दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर वेरी लो है T2। अब इन दोनों को अगर मैं कांटेक्ट में लाऊं और एक ऐसा आउटर मीडियम बना दूं, या तो ऐसा एक आउटर पार्ट जो एडियाबैटिक है, मतलब हीट कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कंटेनर के अंदर दोनों को पैक कर दूं कि हीट कांस्टेंट हो जाए, हीट ना तो अंदर से बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर, तो आप बोल सकते हो कि जो हीट लॉस्ट बाय बॉडी 1 इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी 2, और इन्हीं का कैलकुलेशन करके आप हीट मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पे जो वर्क करती है बॉडी, उस जो एक सिस्टम वर्क करती है उसको बोला जाता है कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर कैसे बनता है समझो। एक कंटेनर होगा, सपोज कॉपर से बना हुआ है, कॉपर एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम मान के चलते हैं सपोज ये कॉपर से बना हुआ है, उसके अंदर एक स्टीरर होगा जो अंदर लिक्विड होगा उसको हिलाने के लिए, वो भी कॉपर से ही बना हुआ होगा। ठीक है, और इनको एक वुडन जैकेट के अंदर पैक किया जाता है, वुडन जैकेट के अंदर इनको पैक किया जाता है ताकि ना अंदर से हीट बाहर जा सके ना बाहर की हीट अंदर जा सकते। ये सिस्टम को हम थर्मली आइसोलेटेड कर सके। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर ये सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड है तो अंदर जो भी नेट हीट का डिफरेंस आएगा वो ज़ीरो आएगा, मतलब एक बॉडी जितनी हीट लॉस्ट करेगी उतनी ही दूसरी बॉडी गेन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मटेरियल है जिसके अंदर हम कोई एक लिक्विड भरने वाले हैं। लिक्विड के अंदर जिसकी हीट कैपेसिटी हमें मेज़र करनी है या तो अमाउंट ऑफ हीट मेज़र करनी है, वो बॉडी को इसके अंदर डाला जाएगा। सपोज एक स्फीयर है
जिसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म किया जाएगा और इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, फिर ये बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक साइड से थर्मोमीटर हम इंसर्ट कराएंगे और थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करेंगे। सपोज़ यहाँ का टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस और ये अंदर वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर बन गया 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हीट गेन बाय कैलोरीमीटर क्या बनेगा, ms डेल्टा टी के हिसाब से बनेगा और हीट लॉस्ट में भी यहाँ पे ms डेल्टा टी आएगा, बट दोनों की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगी। ठीक है, किसी एक की स्पेसिफिक हीट आपको पता है तो दूसरे की स्पेसिफिक हीट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब हम कैलोरीमीटर की हेल्प से कर सकते हैं और इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल 11.3 जो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, और जब एग्जांपल 11.3 हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है। ओके, अभी देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अच्छे से समझो। सबसे पहले ब्लैक बॉडी हम किसको बोलते हैं? ब्लैक बॉडी हम किसे बोलते हैं? सपोज किसी बॉडी के ऊपर आपको एक एनर्जी इंसिडेंट कराओ और वो 100% वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और साथ साथ 100% रेडिएशन के फॉर्म में उसको एमिट भी करे। किसी भी फॉर्म में एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगी और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करे, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। जैसे सन है, स्टार है, उनको हम ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि कलर ब्लैक होना चाहिए। कोई सपोज कोई बॉडी है या कोई सरफेस है, उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की सपोज 30% ही है, 100% नहीं है, फिर भी वो ब्लैक बॉडी बन सकती है अगर आपने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया। सपोज आपका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है, ये होलो स्फेरिकल समझ लो। ठीक है, अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, अलग अलग पोजीशन से रिफ्लेक्ट होगी। जितनी बार सरफेस के साथ कोलाइड होगी उतनी बार हीट एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और धीरे धीरे ये इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो कि यहाँ पे 100% ऑब्जॉर्प्शन हो चुका है। तो चाहे ये सरफेस जो है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, बट ये सिस्टम जो बनी उसको आप ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट तो हुई बट एस्केप नहीं हो पाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो विन नाम के साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट स्टार्स है या तो सन है, उनकी सरफेस से आने वाले रेडिएशन को पहले रिसीव किया, फिर लैम्बडा और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। ठीक है, तो उनको लैम्बडा मतलब जो मिनिमम वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, लैम्बडा एम जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, उसके बीच में और टेम्परेचर के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन नज़र आया। तो उन्होंने एक ग्राफ में ये प्लॉट किया था। प्लॉट जो ग्राफ में किया था वो देखो अच्छे से। एक ऐसा ग्राफ मिला जो लैंप फिलामेंट के लिए था और जिसका टेम्परेचर रहता था 2000 केल्विन के आसपास। ठीक है, अब उसमें लैम्बडा एम की वैल्यू आप चेक करो। तो लैम्बडा एम की वैल्यू जो मिल रही थी वो यहाँ पे थी। लैम्बडा एम हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, बाकी सारी पोजीशन के लिए कम रहेगी।
सेकेंड ग्राफ बनाया आर्क के लिए, तो कुछ ग्राफ ऐसा मिला। आर्क लैंप के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो 3000 केल्विन के आसपास, और जहाँ पे इंटेंसिटी मिली मैक्सिमम वहाँ पे लैम्बडा एम की वैल्यू देखो डिक्रीज हुई। सनलाइट के लिए देखा गया, सनलाइट के लिए जब देखा गया तो कुछ ग्राफ ऐसा उनको मिला। ये आगे जाके कहीं पे मिलते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे एक्सटेंड करो, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली वहाँ पे लैम्बडा एम। चलो सनलाइट के लिए टेम्परेचर कितना था, तो वो बाद में हमने मेज़र किया था 6000 केल्विन। तो यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे लैम्बडा एम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो वहाँ पे वेन नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ निकाला जिसको हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए वैसे वैसे लैम्बडा एम की वैल्यू है वो डिस्प्लेस होती जाती है। तो वो लैम्बडा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ, इसलिए लैम्बडा एम इंटू टी इक्वल टू क्या बना, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है उसको बोला जाता है विन्स कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू थी 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, क्योंकि लैम्बडा का यूनिट रहेगा मीटर और टेम्परेचर रहेगा केल्विन, ठीक है। तो ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की हेल्प से हम यहाँ पे बैठे बैठे किसी स्टार की सरफेस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मिलता है उसमें रेडिएटेड पावर कितना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडिएटेड पावर P, या तो हम उसको कैपिटल H से भी डिनोट करते हैं, रेडिएटेड पावर कैपिटल H, मतलब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। H की डेफिनेशन क्या बनेगी, एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब जो ये रेडिएटेड पावर है वो आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको देखना पड़ेगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से रेडिएटेड पावर की अलग अलग केसेस है। सबसे पहले मैं बोल दूँ केस 1, अगर बॉडी जो है वो इन फ्री स्पेस है, मतलब जहाँ पे आसपास का कोई टेम्परेचर नहीं है, ओके, और जहाँ पे कोई सराउंडिंग मीडियम नहीं है, तो सिर्फ वो बॉडी है वो अपनी एनर्जी एमिट करेगी क्योंकि उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी नहीं। तो फिर पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सिग्मा E(A)T⁴, ओके, वेर E क्या है, तो E है वो एमिसिविटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू 0 to 1 रहती है, 0 लेस देन E लेस देन और इक्वल टू 1। E की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 1 रहेगी किसके लिए, जो बॉडी 100% बॉडी रेडिएशन क्रिएट कर सके, तो ऐसी बॉडी को आप बोलोगे ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एमिसिविटी, ओके। A है वो सरफेस एरिया और T है वो सरफेस का टेम्परेचर, बॉडी की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर। इसीलिए हमने जो सन है उसकी सरफेस का टेम्परेचर निकाला है 6000 केल्विन अप्रोक्सीमेट। इनर कोर का टेम्परेचर उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी एक स्पेशल केस आएगा,
फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके, मतलब फॉर परफेक्ट रेडिएटर, रेडिएटर मतलब वो 100% रेडिएशन क्रिएट कर सके ऐसी बॉडी, मतलब फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी E इक्वल टू 1 आएगा और H का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा ए टी रेस टू 4, तब सिग्मा ए टी रेस टू 4 आएगा, ओके। मोस्ट ऑफ द बॉडी है वो पार्शियल रेडिएशन क्रिएट करेगी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिसीव्ड वो एमिट करेगी, मतलब 100% एमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो E की वैल्यू आएगी <<1। जैसे टंगस्टन लैम्प है तो उसके लिए E की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 0.4, इसका मतलब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसका 40% ही रेडिएशन में कन्वर्ट करता है, ओके। ये केस 1 था। अब केस 2, जो हमने बॉडी रखी है उसके आसपास सराउंडिंग है, तो बॉडी विथ सराउंडिंग, तो समझो होता क्या है कि अगर किसी बॉडी को आप सराउंडिंग में रख रहे हो तो सपोज वो बॉडी का टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS, तो वो बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से रेडिएशन क्रिएट करेगी, मतलब पावर एमिट करेगी, तो वही बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से जो पावर है वो रिसीव करेगी, मतलब एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे रिलीज भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है। जो रिलीज्ड एनर्जी है वो कितनी है, तो सिग्मा ई ए टी रेस टू 4, और जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो कितनी है, तो सिग्मा ई ए टी एस रेस टू 4। तो नेट रेडिएटेड पावर आपको कितना मिलेगा, सोचो, नेट रेडिएटेड पावर आपको मिलेगा, पावर रेडिएटेड मतलब H इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू 4, इतनी हीट उन्होंने लॉस्ट की थी, मतलब ये बॉडी है उसने इतनी हीट है वो रिजेक्ट की है, और कितनी एनर्जी गेन की है, तो सिग्मा ई ए टी एस रेस टू 4। तो नेट जो रिजेक्टेड पावर है वो आपको मिलेगा सिग्मा ई ए इन ब्रैकेट टी रेस टू 4 माइनस टी एस रेस टू 4। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। इसमें भी अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है या तो आपको परफेक्ट रेडिएटर दिया है तो E की वैल्यू आप 1 ले लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा सिग्मा ए टी रेस टू 4 माइनस टी एस रेस टू 4, ओके। चलो अभी आगे पहले ये देख लेते हैं, हाँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे जो है ना सिग्मा, सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो ये सब टेक्स्ट बुक में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू टेक्स्ट बुक में दी हुई है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4, ठीक है। सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और यूनिट रहेगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4, इसका यूनिट आएगा वाट, क्योंकि पावर है ना, ये मीटर स्क्वायर और ये केल्विन रेस टू 4, ये दोनों नीचे जाएंगे, क्लियर। और सिग्मा का नाम क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी याद रखना है। अभी पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पे भी नाम से पता चलेगा कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर डिक्रीज होने की बात है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एक बॉडी है यहाँ पे और मेरे पास एक दूसरी बॉडी है,
दोनों अलग अलग जगह पे मैंने रखी है। एक बॉडी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, बट उसके लिए सराउंडिंग टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री, या तो समझो कि 65 डिग्री सेल्सियस, बट सराउंडिंग टेम्परेचर ओनली 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। अब कौन सी बॉडी है वो जल्दी एकदम ठंडी होगी? तो देखो, पहले लगेगा कि जो बॉडी ज़्यादा गर्म है वो फटाफट हीट रिलीज करेगी, बट हीट एक्सेप्ट करने के लिए जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग? 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर प्रीवियस बॉडी से चाहे कम है, बट सराउंडिंग के साथ अगर टेम्परेचर का डिफरेंस देखा जाए तो ये है 55 डिग्री सेल्सियस। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा उतना ही हीट फ्लो ज़्यादा, हीट फटाफट बॉडी है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। प्रीवियस बॉडी उतनी जल्दी हीट रिलीज़ नहीं कर पाएगी, उतने फास्ट रेट से नहीं कर पाएगी। तो ये बॉडी फटाफट ठंडी होने लगेगी, ये बॉडी का मतलब जो कूलिंग रेट है वो कम रहेगा। तो न्यूटन ने इसी प्रिंसिपल के बेस्ड एक लॉ बनाया जिसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ऑलवेज याद रखना स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी लिखा है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी है वो रेट ऑफ चेंज इन हीट है और वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। मतलब यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ले लो T2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लो T1, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? T2 माइनस T1, वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है। हैंस मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि dq बाई डी टी, या तो यहाँ पे ही माइनस dq बाई डी टी इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लेते हैं k इंटू T2 माइनस T1। ठीक है। हैंस चलो dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ms डेल्टा t। तो ms डेल्टा t में याद रखना टाइम नहीं है, क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसका चेंज होगा? T2 का या T1 का? तो हीट लॉस्ट कौन कर रहा है? बॉडी, तो उसी का टेम्परेचर चेंज होगा, उसी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आएगा dT2 डिवाइड बाई dt तो है ही इक्वल टू k इंटू T2 माइनस T1 तो है ही। सराउंडिंग का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है तो उनका टेम्परेचर का अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है। चलो T2 वाले टर्म्स एक तरफ लेके आए तो dT2 डिवाइड बाई मैं ये कर सकता हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई ms इंटू dt, माइनस k डिवाइड बाई ms इंटू dt। दोनों तरफ हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, बट उससे पहले ये जो कांस्टेंट है देखो, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जितने भी आपको कांस्टेंट्स नज़र आ रहे हैं उनको कंबाइन करते जाओ। तो ये k बाई एम एस क्या बना? एक अलग कांस्टेंट, क्योंकि k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी भी कांस्टेंट। तो ये माइनस कैपिटल K इंटू में यहाँ पे लिख देता हूँ T। ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग, बट जिसका बेस आएगा e, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ln T2 माइनस T1, ओके, इक्वल टू माइनस k, और यहाँ पे एक्चुअली dt था तो dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा
टी और प्लस सम कांस्टेंट सी, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने कौन सा किया है, तो वो लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे अनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए एक कांस्टेंट इधर भी आएगा, एक कांस्टेंट इधर भी आएगा, दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके हमने एक नाम दे दिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे ln t2 माइनस t1 तो हमने कर लिया। अब यहाँ का जो बेस है वो सामने वाले का बेस बनेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू e2 पावर माइनस kt प्लस सी, e2 पावर माइनस kt प्लस सी। तो t2 माइनस t1, देखो यहाँ पे हमने लॉग रिमूव किया इसलिए यहाँ का बेस सामने वाले का बेस बना है, इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ e रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर का एडिशन होके फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू e2 पावर माइनस के टी, e2 पावर माइनस के टी इंटू जो e2 पावर c है उसको एक अनदर कांस्टेंट नाम दे देते हैं c डैश, e2 पावर माइनस के टी, यहाँ पे लिख देना वेर c डैश इक्वल टू हमने क्या लिया है e2 पावर c। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वेर जो कैपिटल के है वो हमने क्या लिया है स्मॉल के डिवाइड बाय ms। ठीक है, मतलब अगर मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए तो इनिशियल टेम्परेचर प्लस c डैश इंटू ई2 पावर माइनस के टी आएगा, माइनस के क्या था, सॉरी ये के क्या था, स्मॉल के डिवाइड बाय ms था। तो ये एक इक्वेशन बना फाइनल इक्वेशन। एक दूसरा इक्वेशन आपको ये याद रखना है ln वाला, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में हमें क्या मिल रहा था, तो कुछ ऐसा था। चलो इसको कंपेयर करते हैं, ये जो हमारा मेन इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो कंपेयर करने पे हमें पता चला कि हम अगर ग्राफ बनाए तो y एक्सिस पे मुझे लेना पड़ेगा ln t2 माइनस t1, ओके, x एक्सिस पे मुझे लेना पड़ेगा टाइम t, और ये जो ग्राफ है उसका स्लोप मुझे मिलेगा नेगेटिव, मतलब ग्राफ नीचे उतरेगा ऊपर चढ़ेगा नहीं, और कांस्टेंट है वो मुझे मिल रहा है कोई एक कांस्टेंट c। चलो तो फिर अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ उस तरह ही बनेगा जिस तरह का हमारे पास डेटा है। x एक्सिस पे मुझे रखना था टाइम, y एक्सिस पे मुझे रखना था ln t2 माइनस t1। किसी एक फिक्स पोजीशन c से वो ग्राफ स्टार्ट करेगा और स्लोप के हिसाब से नीचे उतरेगा, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो उसी को फॉलो करेगा। तो मतलब ग्राफ आपको इस तरह मिलेगा जो किसी एक सी पोजीशन से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, और ऐसी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलो यहाँ पे ये चैप्टर की थियोरीज फिनिश हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन और उसके बाद आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, साथ साथ जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसमें जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक है। ठीक है, और जो एक लास्ट चैप्टर है 15 वेव, वो अब अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, बट उसके बाद इसकी भी एक टेस्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 की एक और टेस्ट हो जाएगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में इसी चैप्टर को रिपीट करने वाले हो। कहाँ पे, जब आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है,
तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से उसमें भी ध्यान देना है, बट पहले चैप्टर 1 to 14 प्रिपेयर कर लो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। कोई डाउट है तो कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।